हेलो दोस्तों, वेलकम टू रंजीत जीएस सेंटर। दोस्तों जो है आज इस वीडियो में दक्षिण भारत से संबंधित जितने भी दोस्तों प्राचीन इतिहास में फैक्ट्स हैं उन सभी फैक्ट्स को दोस्तों अध्ययन करेंगे। और दक्षिण भारत में जो राजवंश थे जैसे चोल थे, चालुक्य थे, पल्लव थे दोस्तों और संगम युग थे, इन सभी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। ये दोस्तों सब्जेक्टिव पार्ट होगा और इसके जस्ट बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें इसका सारा ऑब्जेक्टिव्स होगा दोस्तों, जो कि पीवाईक्यू में पूछ चुका है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दोस्तों कर दीजिएगा। दोस्तों इस चैनल पर आपको प्राचीन भारत के इतिहास का दोस्तों प्लेलिस्ट बना दिया गया है जिसमें ये सीरीज डाला जा रहा है। और इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट किया जा चुका है इस चैनल पर, तो आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप जाके मॉडर्न हिस्ट्री घटनाचक्र सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। और दोस्तों और प्राचीन भारत का इतिहास घटनाचक्र, तो ये प्राचीन भारत का आ जाएगा। तो चलिए आज हम लोग जो है दक्षिण भारत से संबंधित राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला देखिएगा दोस्तों, इसमें सब्जेक्टिव वीडियो होगा ये। जैसे देखिए, संगम कालीन साहित्य में कौन, को एवं मनन शब्द जो है ये दोस्तों राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। तो ये नया फैक्ट है दोस्तों कि संगम काल में जो है कालीन साहित्य में यानी संगम काल के जो साहित्य है उसमें कौन, को और मनन शब्द जो मिलते थे ये राजा के लिए प्रयुक्त होता था। संगम या संगम, संगम या संगम प्राचीन तमिल शब्द है, ये तमिल भाषा का शब्द है दोस्तों संगम, जिसे सामान्यतया गोष्ठी परिषद के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। गोष्ठी परिषद के रूप में दोस्तों संगम का प्रयोग किया गया है। इस रूप में दोस्तों संगम जो है, देखिएगा संगम जो है ये तमिल कवियों एवं विद्वानों की परिषदें थी। संगम क्या थी? तमिल कवि जो थे और उस विद्वान जो थे दोस्तों उसके ये काउंसिल यानी परिषदें थी संगम। इन संगम में कवियों के द्वारा रचा गया साहित्य जो है दोस्तों इसे संगम साहित्य कहा गया है। ठीक है, संगम साहित्य जो है तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन उपलब्ध अंश है। तमिल साहित्य का संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में दोस्तों 3 संगम आयोजित किए गए थे। तो इसको आप याद रखिएगा, किसके संरक्षण में? दक्षिण भारत में। तो ये पांड्य राजाओं के संरक्षण में दोस्तों 3 संगम आयोजित किए गए। इन तीनों संगम जो है दोस्तों, इन तीनों संगम के जो है स्थान आपको याद रखना है और इसके अध्यक्ष कौन कौन थे ये आपको याद रखना है। तो देखिएगा, प्रथम संगम जो है दोस्तों इसके अध्यक्ष जो थे ये अगस्त ऋषि थे, याद रखिएगा। और ये किस स्थान पर हुआ था? मदुरई में। ठीक है दोस्तों। द्वितीय संगम जो हुआ था ये कपाटपुरम में हुआ था दोस्तों, और इसकी अध्यक्षता जो है अगस्त ऋषि ने ही की थी। और एक और ऋषि है दोस्तों तोलकापियर, ये दोनों ने मिलकर इसकी अध्यक्षता की थी द्वितीय संगम की, जो कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में। तृतीय संगम जो हुआ था दोस्तों, ये तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। ठीक है, यानी कि ये देख सकते हैं कि प्रथम संगम भी मदुरई में और तृतीय संगम भी मदुरई में हुआ है। प्रथम संगम की अध्यक्षता अगस्त ऋषि, जबकि इसकी दोस्तों तृतीय संगम की अध्यक्षता नकीरर ने किया था। तो आप इसको याद रखिएगा, 3 संगम को किस स्थान पर हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे। उसके बाद दोस्तों दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय जो है ये महर्षि अगस्त को दिया जाता है। दक्षिण भारत के जो है आर्यकरण का श्रेय महर्षि अगस्त ऋषि को दिया जाता है। इन्हें तमिल साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। तो कोई अगर पूछता है दोस्तों कि तमिल साहित्य के जनक के रूप में किसे माना जाता है, तो महर्षि अगस्त ऋषि को। तोलकापियम द्वितीय संगम का एकमात्र अवशिष्ट ही नहीं प्रत्युत अद्यतन उपलब्ध तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। ये जो है दोस्तों तोलकापियम, ये द्वितीय संगम का जो है एक प्राचीनतम ग्रंथ है तमिल साहित्य का। ठीक है, तो तोलकापियम क्या है? ये प्राचीनतम ग्रंथ है किसका? तमिल साहित्य का। ठीक है, इसके प्रणयकर्ता जो थे ये तोलकापियर ऋषि
त्वलकापियर थे दोस्तों जो ऋषि अगस्त के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे। यानी त्वलकापियर जो थे दोस्तों, ये त्वलकापियर की ही प्राचीन ग्रंथ था दोस्तों त्वलकापियम, इसको याद रखिएगा। और त्वलकापियर कौन थे? तो ये ऋषि अगस्त जो थे ना दोस्तों, उसी के 12 योग्य शिष्य जो थे, यानी 12 योग्य शिष्यों में से एक थे त्वलकापियर, जिन्होंने त्वलकापियम तमिल साहित्य का रचना की थी दोस्तों, जो कि एक प्राचीनतम ग्रंथ है तमिल साहित्य का, त्वलकापियम, याद रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों, यह एक व्याकरण ग्रंथ है, यानी कि त्वलकापियम क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना जो है दोस्तों, ये सूत्र शैली में की गई है, इसको भी याद रखिएगा। व्याकरण के साथ साथ यह काव्य शास्त्र का भी एक उच्च कोटि का ग्रंथ है, यानी व्याकरण के साथ साथ दोस्तों ये काव्य शास्त्र का भी ग्रंथ है। शिल्पादिकारम, शिल्पादिकारम का लेखक जो है ये इलंगो आडिगल था, तो इसको भी आप याद रखिए। शिल्पादिकारम का लेखक कौन था? इलंगो आडिगल। यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य था दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य था शिल्पादिकारम। इसका लेखक चोल नरेश कारिकाल का पौत्र था। ये जो था दोस्तों, इसका मतलब कि शिल्पादिकारम का जो लेखक है इलंगो आडिगल, ये किसका था? ये दोस्तों चोल नरेश कारिकाल जो था उसका पौत्र यानी पोता था दोस्तों, याद रखिएगा। नरेश कारिकाल का पोता था। इस ग्रंथ में दोस्तों पुहार, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस ग्रंथ में जो है यानी कि शिल्पादिकारम में पुहार या कावेरीपट्टनम के एक धनाढ्य व्यापारी के पुत्र कोवलन और उसकी अति सुंदर किंतु दुर्भाग्यशालिनी पत्नी कनगी से संबंधित दुखद एवं मार्मिक कथा का वर्णन किया गया है। किसमें? शिल्पादिकारम में। ठीक है दोस्तों, जिसके लेखक इलंगो आडिगल है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक धनाढ्य व्यक्ति थे कावेरीपट्टनम या पुहार के दोस्तों, कोवलम, और उसकी पत्नी थी कनगी, उसके संबंधित दुख एवं मार्मिक कथा का वर्णन किया गया है शिल्पादिकारम में। ठीक है, अगला देखिएगा दोस्तों, तिरुकुरल, याद रखिएगा तिरुकुरल। ये तिरुकुरल जो है दोस्तों तमिल भाषा में रचित काव्य रचना है तिरुकुरल, जिसमें नीति शास्त्र का वर्णन है तिरुकुरल में। इसके रचयिता है दोस्तों तिरुवल्लुवर, याद रखिएगा। तिरुवल्लुवर है इसके रचयिता तिरुकुरल का, जो कि तमिल भाषा में रचित एक काव्य रचना है जिसमें नीति शास्त्र का वर्णन किया गया है। त्वलकापियम दोस्तों जो अभी जस्ट पढ़े थे, व्याकरण था, ग्रंथ था, जिसके दोस्तों रचयिता थे त्वलकापियर, जो अगस्त ऋषि के 12 शिष्यों के में से एक शिष्य थे त्वलकापियर, उसी का है दोस्तों। त्वलकापियम जो है ये तमिल भाषा का व्याकरण की पुस्तक है। कुरल जो है यह कुरल तमिल साहित्य का बाइबल, यानी ये तिरुकुरल जो है दोस्तों ये तमिल साहित्य का बाइबल तथा लघु वेद माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसे मुपाल भी कहा जाता है कुरल को। इसकी रचना जो है सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने की थी। अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुवर ब्रह्मा के अवतार थे, तो इसको भी याद रखिएगा। तिरुवल्लुवर को किसके अवतार माने जाते हैं? ब्रह्मा के। किसके अनुसार? अनुश्रुतियों के अनुसार। अगला देखिएगा दोस्तों, पल्लव शासक सिंह विष्णु, इसका ये दोस्तों टाइम पीरियड है 575 से 600 ईस्वी तक, ये दोस्तों इसका कार्यकाल है। पल्लव शासक सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी, अवनी सिंह की। कुसाकुडी दान पत्र से ज्ञात होता है कि सिंह विष्णु ने चोल, पांड्य, सिंघल और कलम्र के राजाओं को पराजित किया। इसने कुसाकुडी ने, कुसाकुडी दान पत्र से प्राप्त होता है कि सिंह विष्णु ने, जो कि पल्लव वंश का दोस्तों शासक था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी, तो महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन ने और सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। उपाधि भी पूछता है दोस्तों कभी कभी, तो इसको याद रखिएगा। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने लोकादित्य, एकमल, रनंजय
अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि उपाधियां ग्रहण की थी। किसने? परमेश्वर वर्मन प्रथम ने। उसके बाद है दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम, इसका कार्यकाल है 600 से 630 ईस्वी, ने मत विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी। किसने? महेंद्र वर्मन प्रथम ने दोस्तों ये मत विलास प्रहसन नामक जो हास्य ग्रंथ थी इसकी रचना महेंद्र वर्मन प्रथम ने किया था। उसके बाद है दोस्तों संगम साहित्य में केवल चोल, चेर और पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का वर्णन प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा संगम साहित्य में चेर, चोल और पांड्य राजा के विवरण मिलते हैं। चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने जो है दोस्तों ये तंजौर के जो शैव मंदिर हैं जो राजराजेश्वर या बिरदेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है, ये तंजौर का शिव मंदिर, ये दोस्तों चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने हैं और इसका निर्माण राजराज प्रथम ने के काल में हुआ था। भारत के मंदिर में सबसे बड़ा और लंबा यह मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जाता है। इस मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की एकाश विशाल मूर्ति बनी हुई है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट कृष्णा और तुंगभद्रा नदी से लेकर कुमारी अंतरीप तक का विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेशों का निर्माण करता था। इसमें दोस्तों इसमें जो आता है ये कोरोमंडल तट जो है तथा दक्कन के कुछ भाग दोस्तों इसमें आता है तमिल प्रदेश में, तथा उरायूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर आदि जो है ये चोलों के अधिकार में था। तो उरायूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर जो था दोस्तों ये चोल के अधिकार क्षेत्र में था। अगला देखिएगा दोस्तों परांतक प्रथम। परांतक प्रथम के अंतिम दिन में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगों की सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया और तंजौर पर अधिकार कर लिया। किसने? परांतक प्रथम दोस्तों इनके अंतिम दिनों में, परांतक प्रथम के अंतिम दिन में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंग की सहायता लेकर के दोस्तों तक्कोलम के युद्ध में चोल को पराजित किया था। ठीक है, परांतक प्रथम ने। चोलों की राजधानी जो है दोस्तों ये तंजौर थी और तंजौर को क्या किया? इन्होंने तंजौर पर अधिकार कर लिया और कृष्ण तृतीय ने इस उपलक्ष्य में तंजायु कोंड की उपाधि धारण की थी। किसने? कृष्ण तृतीय ने, जो कि राष्ट्रकूट शासक था दोस्तों। इन्होंने ही दोस्तों ये गंग की सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोल को परास्त किया था और तंजौर को जीत लिया था। ठीक है, और चोल की दोस्तों राजधानी क्या थी? तंजौर थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है दोस्तों देखिएगा, इसके अतिरिक्त गंगा कोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी थी, यानी ये भी चोल की ही राजधानी थी। संगम काल में चोलों की राजधानी उरायूर थी। संगम काल में चोल की राजधानी दोस्तों कौन थी? उरायूर थी। द्रविड़ देश में चोल अधिपत्य की स्थापना वस्तुतः परांतक प्रथम ने की थी। द्रविड़ देश में चोल अधिपत्य की स्थापना परांतक प्रथम ने की थी। उसने दोस्तों मदुरा के पांड्य राजा राज सिंह द्वितीय को हराकर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। मदुरै के पांड्य राजा था, उसको हरा करके दोस्तों मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी राज सिंह द्वितीय ने। राजराज प्रथम ने सर्वप्रथम चेर राज्य जो केरल के दोस्तों कंडलूर में परास्त किया था। राजराज प्रथम ने सर्वप्रथम चेर राज्य कंडलूर में परास्त किया। उसके बाद राजराज प्रथम और उसके पुत्र थे दोस्तों राजेंद्र प्रथम। इन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की और कुछ क्षेत्रों को जीत लिया। चोल शासक राजराज प्रथम ने सिंघल मतलब श्रीलंका दोस्तों, चोल शासक राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी सिंघल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। किसने? राजराज प्रथम ने। विजित क्षेत्र में राजराज के अनुसार अनुराधापुर को देखिएगा, विजित क्षेत्र में राजराज ने अनुराधापुर को नष्ट कर पोलोनरूब को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया और इसका नाम जननाथ मंगलम
रखा। तो इसको भी याद रखिए। जैसे ही राजराज प्रथम ने उत्तरी सिंघल को जीता दोस्तों, तो विजित क्षेत्र में जो विजित जो कर लिया, तो उसके बाद इन्होंने अनुराधापुर को नष्ट करके पोलोन रूब को इस क्षेत्र की राजधानी बना लिया, उत्तरी सिंघल की, और इसका नाम रखा गया जननाथ मंगलम। ठीक है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, राजराज प्रथम की जो है मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र था राजेंद्र प्रथम, ये दोस्तों सम्राट बना। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं कि राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्य पुत्र राजेंद्र प्रथम जो है ये सम्राट बना, और उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। राजेंद्र प्रथम का काल जो है चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा गया है कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था। इतना पीक पॉइंट पर था चोल साम्राज्य राजेंद्र प्रथम के समय। उसने संपूर्ण सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका को जीत लिया था, तथा वह सिंघल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में लाया। उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी भारत यानी गंगा घाटी पर आक्रमण किया, तथा पाल शासक महिपाल को भी पराजित किया था। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है। इस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने गंगाकोंड की उपाधि ग्रहण की थी। इसने राजेंद्र प्रथम ने, तथा गंगाकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की भी दोस्तों स्थापना की थी। इसको देख लीजिएगा। ठीक। नवीन राजधानी के निकट ही उसने सिंचाई के लिए जो है चोलगंगम नामक विशाल तालाब का भी निर्माण करवाया। ठीक है। इसी राजधानी के निकट। किसके लिए? सिंचाई के लिए। उसके बाद हुआ दोस्तों, नेक्स्ट है, अगला है शासक कुलोतुंग प्रथम। ये कुलोतुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, किंतु कुलोतुंग प्रथम ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया, और उसने अपनी पुत्री का विवाह जो है श्रीलंका के राजकुमार वीरपेरुमाल, याद रखिएगा, वीरपेरुमाल के साथ कर दिया। ठीक है। इस तरह दोस्तों चोल शासक कुलोतुंग प्रथम जो था, इसके शासनकाल में 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि किस चोल शासक के समय? तो कुलोतुंग प्रथम के शासन के समय दोस्तों 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था कुलोतुंग प्रथम के समय। कुलोतुंग प्रथम को चोल लेखों में दोस्तों सुंगम तविर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है, कुलोतुंग प्रथम को चोल लेख में। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों देखिएगा, चोल साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए जो है यहाँ देखिएगा 6 प्रांत में विभाजित किया गया। इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। चोल साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए 6 प्रांत में विभाजित किया गया, और प्रांत को दोस्तों मंडलम नाम कहा जाता था। 6 प्रांत को। प्रांत का विभाजन जो है कोट्टम अथवा वलनाडु में हुआ था। यह कमिश्नरियों की तरह था दोस्तों, एक तरह से समझ सकते हैं। प्रत्येक कोट्टम में कई नाडु होते थे, जिले को नाडु कहा जाता था। डिस्ट्रिक्ट जो था दोस्तों उसको नाडु कहा जाता था। नाडु की सभा को नाटार कहा जाता था। नाडु की सभा को नाटार। ग्राम संघ को कुर्रम कहा जाता था, ग्राम संघ को। और व्यापारिक नगरों में नगरम नामक व्यापारियों की सभा होती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होती थी। इसको भी याद रखिएगा। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण हम उत्तर मेरूर से प्राप्त लेखों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। चोलकालीन गांवों की गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी, जिसे वारियम कहा जाता था। इसको भी याद रखिएगा, वारियम। अगला है दोस्तों, उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टोटवारियम कहा जाता था, जबकि संवत्सर वारियम वार्षिक समिति, एरी वारियम तालाब समिति और
पोनवारियम ये स्वर्ण समिति, ये समिति आप याद रखिएगा। संवत्सर वारियम जो था दोस्तों ये वार्षिक समिति था। एरी वारियम जो था ये तालाब समिति था। और पोनवारियम थे ये स्वर्ण समिति था। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों, चोल कलाकारों ने तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त की है। किस कला में? तक्षण कला में। उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया है। पाषाण मूर्तियों से भी अधिक धातु मूर्तियों का निर्माण किया है, इसको याद रखिएगा। पाषाण मूर्ति से भी ज़्यादा दोस्तों धातु में भी कांस्य मूर्ति का निर्माण अधिक मात्रा में किया है। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां जो है चोल में, ये नटराज शिव की है दोस्तों, जो बड़ी संख्या में मिली है। इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है, नटराज शिव की मूर्ति को। ये मूर्तियां प्रायः दोस्तों चतुर्भुज है और शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु या शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। शिव की जो दक्षिणा मूर्ति है, इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते थे, ऐसा मानना है। उसके बाद है दोस्तों, इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है। चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया था। चोलों के पास जो था अश्व, गज माने हाथी और पैदल सैनिक के साथ साथ एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी चोल के पास। इसी नौसेना की सहायता से उन्होंने श्री विजय सिंघल, मालदीव आदि द्वीपों की विजय की थी। चोल काल के सम्राट प्रायः अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे चोल सम्राट में, जो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता था। उसके बाद है दोस्तों तगर। ये तगर जो है प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और यह कल्याण तथा व्यंगी के मध्य स्थित था। तो ये तगर को याद रखिए, ये व्यापारिक केंद्र था प्राचीन भारत का और यह कल्याण और व्यंगी के मध्य स्थित था। बीजापुर कर्नाटक जिले के वातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम बादामी है दोस्तों। और ये 6ठी-7वीं शताब्दी ईस्वी में यह चालुक्यों की राजधानी थी। कौन? बादामी। तो बादामी किसकी राजधानी थी? चालुक्यों की। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। वातापी चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम था। पुलकेशिन द्वितीय जो था ये चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक था। ठीक है। जबकि पुलकेशिन प्रथम जो था ये वास्तविक संस्थापक था। पुलकेशिन द्वितीय जो था ये सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली शासक था चालुक्य वंश का। उसने 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया। उसकी उपलब्धि का विवरण हमें एहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में दोस्तों हमें एहोल अभिलेख से प्राप्त होता है, इसके बारे में जानकारी। उसकी उपलब्धियों का विवरण समझ गए। इस लेख की रचना दोस्तों रवि कीर्ति ने की है, तो इसको भी याद रखिए। ये एहोल जो अभिलेख है इस लेख की रचना किसने की है? रवि कीर्ति ने। ठीक है। चालुक्यों के शासन काल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। किसके समय? चालुक्य के समय, चालुक्य वंश का जिस समय शासन था। विजयादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे। ठीक है। एक था मातवालीन नामक चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंध का विवरण दिया है। कौन सा? मातवालीन नामक चीनी यात्री। ये चीनी यात्री है दोस्तों जिन्होंने चालुक्य शासन काल में चीन और भारत के संबंध का विवरण दिया है। अगला फैक्ट है दोस्तों, भारतीय काली मिर्च यूनानी और रोमवासियों को बहुत प्रिय थी। भारत के जो काली मिर्च थे दोस्तों ये यूनानी और रोमवासियों को बहुत प्रिय थी। इसलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में इसे दोस्तों यवन प्रिय कहा गया है। तो याद रखिएगा यवन प्रिय किसका नाम है? काली मिर्च का। अगला है दोस्तों अरिका मेडु ये पूर्वी तट पर पांडिचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में उष्णकटिबंधीय कोरोमंडल तट है।
ठीक है, तट पर स्थित है दोस्तों अरिकामेडू, कौन से पूर्वी तट पर। पेरिपल्स में इसे दोस्तों पोडुके कहा गया है, पेरिपल्स में। यहाँ ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में रोमन बस्ती की अवस्थिति मानी जाती है। यहाँ से प्राप्त अवशेष में कई रोमन वस्तुएं प्राप्त होती है, जिनमें शराब के 2 हत्थे कलश, रोमन लैंप, रोमन ग्लास आदि प्रमुख है दोस्तों। ठीक है, अरिकामेडू से। अगला है एम्फोरा जार, इसको भी याद रखिएगा। एम्फोरा जार ये जो है दोस्तों एक लंबी और संकीर्ण गर्दन वाली और दोनों तरफ हत्थेदार जार है। कौन सी? एम्फोरा जार। प्राचीन काल में इसका प्रयोग तेल या शराब को रखने के लिए किया जाता था। कंबन ने दोस्तों 12वीं शताब्दी ईस्वी में तमिल रामायण या रामावतारम की रचना तमिल भाषा में की थी। तो ये भी दोस्तों विविया है, इसको याद रखिएगा। कंबन जो है, कंबन ने 12वीं शताब्दी में तमिल रामायण या रामावतारम की रचना की थी तमिल भाषा में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, दक्षिण भारत में नगरों में व्यापारियों के विभिन्न संगठन थे, जैसे मणि ग्रामम, वलंजियर आदि। ये सब दोस्तों नगर में व्यापारिक संगठन के नाम है, मणिग्रामम और वलंजियर। इनका कार्य जो था व्यापार व्यवसाय को प्रोत्साहन देना था। ठीक है, अगला देखिएगा दोस्तों, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली, याद रखिएगा, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में दोस्तों कावेरी नदी के तट पर अवस्थित उरायूर संगम कालीन महत्वपूर्ण नगर है। तो इसको याद रखिएगा। उरायूर जो था दोस्तों ये संगम कालीन महत्वपूर्ण नगर है, जो कि कावेरी नदी के तट पर स्थित है, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। संगम युग में उरायूर दोस्तों सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण जो है पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी में मिलता है। तो इसको आप याद रखिएगा कि ये उरायूर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। ये विवरण कहाँ मिलता है? पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी में मिलता है। ठीक है दोस्तों, जो कि एक तरह से मनुस्क्रिप्ट है ये, पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी। अगला है दोस्तों कि पांड्य राजा की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। तो याद रखिएगा, पांड्य राजाओं की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? वेंगी नदी को। पांड्य राज्य कावेरी के दक्षिण में स्थित था। ठीक है, पांड्य राज्य जो था दोस्तों ये कावेरी के दक्षिण में स्थित था, और इसमें आधुनिक जो है मदुरा तथा तिन्नेवेली के जिले और तरावनकोर का कुछ भाग शामिल था। ठीक है, कावेरी नदी के दक्षिण में स्थित था पांड्यराज, और ये आधुनिक मदुरा, तिन्नेवेली के जिले और तरावनकोर के कुछ भाग शामिल हैं। इसकी राजधानी दोस्तों मदुरा थी। तो पांड्य राज्यों की राजधानी कहाँ थी? मदुरा। वेंगी नदी वाला प्रदेश अपनी उर्वरता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पांड्य। अब आइए चेर राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में पांड्य शासक जयंत वर्मन ने वान की उपाधि धारण की है। इसको याद रखिएगा। चेर राज्य पर दोस्तों विजय के उपलक्ष्य में पांड्य शासक जो था जयंत वर्मन, इन्होंने, ये पांड्य शासक था, ये चेर पर विजय प्राप्त किया था। उस उपलक्ष्य में दोस्तों इन्होंने वान की उपाधि धारण की थी। पल्लवों के विरुद्ध सफलता के उपलक्ष्य में पांड्य शासक, ये पल्लवों को भी हराया था दोस्तों। तो पल्लवों के विरुद्ध सफलता के उपलक्ष्य में पांड्य शासक मारवर्वन राजसिंह प्रथम, शॉर्ट में इसको याद रखिएगा, राजसिंह प्रथम ने, जो कि पांड्य शासक था दोस्तों, इन्होंने पल्लव पर सफलता हासिल करने के बाद पल्लव भंजन की उपाधि धारण कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, दक्षिण भारत के पांड्य वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्यों ने अपनी राजधानी मदुरई में करवाया था। तो इसको भी याद रखिएगा आप दोस्तों। मदुरई किसकी राजधानी थी? पांड्य की राजधानी थी। तो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्यों ने अपनी राजधानी मदुरई में करवाया था। एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा दोस्तों रचित प्रसिद्ध पुस्तक, ये दोस्तों 64 बीपीएससी में भी पूछा है या 66 में,
कि पेरिपल्स ऑफ द इथियन सी के लेखक कौन है, तो ये इसका नाम नहीं मालूम है। तो यहाँ लिखा है एक अज्ञात ग्रीक नाविक था जिसके द्वारा दोस्तों रचित प्रसिद्ध पुस्तक पेरिपल्स ऑफ द इथियन सी में प्राचीन काल के विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है। इसमें नौरा, तोंडी, मुसीरी और नेली संडा पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह है। तो ये सब जो है दोस्तों ये बंदरगाह है पश्चिमी तट के, जिसका जिक्र जो है पेरिपल्स ऑफ द इथियन सी में लिखा हुआ है, और ये अज्ञात नाविक के द्वारा लिखा गया दोस्तों पुस्तक है। ठीक है, अगला है दोस्तों कदम्ब राजा। कदम्ब राजाओं की राजधानी वनवासी थी। तो याद रखिए ये कदम्ब राज्य की राजधानी कौन थी, वनवासी, और इस राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने किया था। कदम्ब राज की दोस्तों इसको याद रखिए मयूर शर्मन ने किया था। कदम्ब राज्य को पुलकेशिन द्वितीय ने अपने राज्य में मिला लिया था। तो इसको भी आप याद रखें दोस्तों। इसमें जितने भी दक्षिण भारत के काल थे दोस्तों, युग थे, उसमें जो जो राजा थे उन सभी का फैक्ट इसमें पढ़ लिए हैं दोस्तों इस वीडियो में। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा दोस्तों इसका ये ऑब्जेक्टिव वीडियो होगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।